ऑटोनोमस कार यानी खुद से चलने वाली गाड़ी के कई रूप हमने फिल्मों में देखे हैं। ऐसी कार का ख्याल दिलचस्प है जो भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर दूसरे व्हीकल्स, सड़क पर चल रहे लोगों, गड्ढों, खुदाई और आपातकालीन स्थितियों के बीच आसानी से बिना ड्राइवर के पैसेंजर को उसकी मंजिल तक पहुंचा दे। हालांकि ऐसी तकनीक पर हाथ आजमा रही ऑटोमोबाइल कंपनियों को परिणाम अब तक मन मुताबिक नहीं मिले हैं। लेकिन देश के सबसे स्वच्छ शहर और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में ऑटोमोबाइल इंजीनियर नीरज सतपाल ने एक खास डिजाइन तैयार की है जो जल्द ही आपको खुद से चलने वाली गाड़ी की इच्छा पूरी कर सकती है। आखिर ये गाड़ी कैसे पैसेंजरों को अपने मुकाम तक पहुंचाएगी और इसमें क्या खासियत होगी, इन सभी बातों को जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है ऑटोमोबाइल इंजीनियर नीरज सतपाल। नमस्कार, मैं महक सालवी खबर मध्य प्रदेश से आपका स्वागत करती हूँ हमारे शो वोकल फॉर लोकल में। आज हम मिलने जा रहे हैं ऐसे शख्सियत से जिन्होंने ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफ़ी अचीवमेंट किया है, मिस्टर नीरज सतपाल जी से। सर कैसे हैं आप? आई एम गुड महक जी, थैंक यू सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। इसका नाम है सर वोकल फॉर लोकल। तो सर जैसे हम आपसे स्टार्ट करते हैं आपका इंट्रोडक्शन, तो सर आप हमें बताइए कि आपकी जर्नी स्टार्टिंग से कैसी रही, मतलब कैसे इस फील्ड में आपका इंटरेस्ट कैसा था? जी, मेरा वैसे पैशन काफ़ी अच्छा ऑटोमोबाइल स्ट्रीम के अंदर शुरू से रहा। सिंस चाइल्डहुड मैं अपने आप को काफ़ी उस विजन से देखता था कि मुझे आगे चल के एक ऑटोमोबाइल अच्छा सा डिज़ाइन करना है। एंड मैं बहुत फैसिनेटेड हुआ करता था। अपने टॉयज़ जब मैं खेलता था तब मैं हमेशा क्यूरियस होता था कि ये कैसे डिज़ाइन होती थी। तो जितनी व्हीकल्स जो हम देखते हैं आजकल फिल्म्स के अंदर देखते हैं, हम मैगजीन्स के अंदर देखते हैं, या हमारा कोई भी मीडिया में जब हम देखते हैं, तो ऑब्वियसली एज अ चाइल्ड आपको बहुत फैसिनेशन हो जाता है एंड आप उस चीज़ के बारे में बहुत क्यूरियस हो जाते हैं कि या तो आप उसे ख़रीदना चाहेंगे फ्यूचर में, या तो आप हो सकता है आप उसमें एक्स्ट्रा ये सोच सोच सकते हैं कि हाँ मुझे ये डिज़ाइन भी करना है। तो मैंने चूज़ किया कि मैं डिज़ाइन करना चाहता हूँ। एंड अगर मैं डिज़ाइन करता हूँ तो मुझे काफ़ी सारी व्हीकल्स को परखने का मौका मिलेगा। मेरी डिज़ाइंस जब आएंगे तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ यस, मेरा कुछ कॉन्सेप्ट इंडिया में या पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे आ सके। तो मेरी जर्नी काफ़ी अच्छी, मैंने अपने आप को नर्चर किया, काफ़ी नॉलेज गैदर किया, मेरे मेंटर्स मैंने बनाए, मेरे को काफ़ी सपोर्ट मिला फैमिली से, फ्रेंड्स से। तो फैमिली काफ़ी सपोर्टिव रही है आपकी? यस। मेरी फैमिली तो प्योर बिजनेस जैसे बैकग्राउंड से है, बट फिर भी मैं अपने आप को एजुकेशन के अंदर मैंने अपना को बहुत कोशिश करा कि मैं इस पर्टिकुलर एजुकेशन यानी ऑटोमोबाइल डिज़ाइन, इसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर सकूं। और इसी वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा पैशन होने के कारण मैंने अपने एजुकेशन को एक लेवल पे जाके मैंने परसीव किया। सो मुझे मौका मिला कि मैं एक इंटरनेशनल स्कूल के अंदर मैंने अपना एडमिशन लेके, एंड यूरोपियन एजुकेशन के तहत पूरा ऑटोमोबाइल डिज़ाइन क्या होता है और कैसे उसको डिज़ाइन किया जाता है कोई भी कार को। तो ये पूरा अच्छा मैंने कोर्स जब मैंने करा, और इस कोर्स को भी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पहले प्रयास किए गए थे, क्योंकि तभी एंट्री मिलती है जब आपके पास में एक पर्टिकुलर स्किल्स होती हैं स्केचिंग की। तो जैसे कि आप ये स्केचेस जैसे देख रहे हैं, तो ये दीज आर ऑल स्केचेस जो मैं ऑलरेडी बचपन से फैसिनेटेड था, और काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है ऑटोमोबाइल डिज़ाइन को अचीव करने के लिए। आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो माइंडसेट है, आपको उसी वे में आपको उस तरीके से परफॉर्म ज़रूर करना पड़ता है कि आपका कॉन्सेप्ट सिलेक्ट हो सके कंपनी में, एंड कंपनी उस कॉन्सेप्ट को आगे लेके अपना व्हीकल डेफिनेटली लॉन्च करती है। तो एक डिज़ाइन में सर आपको कितना टाइम लगता है, मतलब कुछ भी एक डिज़ाइन करने में? सो बेसिकली ऐसा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आपका जब कोई थीम रहता है, लाइक हमें डिज़ाइन के लिए जब हमें कोई भी एक थीम हम लेते हैं, जैसे कि कोई कार हो गई, या आप बस की बात करें हम जैसे हैं, तो एक मान लीजिए कि 6 मंथ्स एक डिज़ाइन प्रोसेस में पूरा लगता है। सिर्फ डिज़ाइनिंग करने में 6 मंथ्स लगते हैं? 6 मंथ्स भी मैं आपको कम बता रहा हूँ, क्योंकि ये 2-2 साल 3-3 साल के प्रोजेक्ट्स होते हैं जनरली। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग इसलिए होता है क्योंकि आप एक सब चीज़ों को आपको देखना पड़ता है कि कैसे बनेगी भी कैसे। सिर्फ स्केच करने के बाद से लेके बनने तक एक पूरा टाइम पीरियड जब जाता है, यानी जब उसका प्रोटोटाइप तक जब बनता है, देन उस पूरा प्रोसेस में ऑलमोस्ट 1 से 2 साल का पीरियड लग जाता है। कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर 3 साल 4 साल भी लग जाते हैं।
तो कंपनी का तो हालांकि ऐसा रहता है कि हमें जितना जल्दी मिल सके लेकिन जितना बेस्ट मिल सके। सो डिज़ाइनर्स का यही एक फ़िलोसॉफ़ी रहता है कि जितना अच्छे से किया जाए। तो इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 6 मंथ्स जैसे मैंने बोला या 2 इयर्स बोला, जितना बेस्ट प्रोडक्ट होता है तो उसके लिए टाइम ज़रूर लगता है। ओके, तो सर आपका पहला वर्क क्या था? जी, मेरा पहला वर्क मैंने बस डिज़ाइन करी थी एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा इस इंडस्ट्री में वैसे इंटरेस्ट इसलिए था क्योंकि मैं अपनी स्कूल बस में जब आता था जी। तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि ये जो स्कूल बसेस होती हैं इनकी डिज़ाइन स्टाइलिंग बहुत अच्छी होती थी, जो हमारे स्कूल में पर्टिकुलरली हमारे स्कूल में होती थी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट हो गया था एंड उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि मैं इंडियन इंडस्ट्री के अंदर या तो बस होती हैं या ट्रक्स होती हैं या कमर्शियल व्हीकल्स होती हैं, और कार्स तो है ही, बिल्कुल पैशन है मुझे कार्स डिज़ाइन करने का। तो बस से मैंने शुरुआत करी। फॉर्चुनेटली मेरे मेंटर हैं एंड मैं वहीं से मैंने इंटर्न अपना करा एंड इसी तहत मुझे प्रोजेक्ट्स मिलते गए कंपनियों के, और डिज़ाइन स्टूडियो में रहते रहते मैंने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इवॉल्व किया बस इंडस्ट्री के लिए भी, और आगे चल के मैं इलेक्ट्रिक कार्स के लिए भी मैंने वर्कआउट किया, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए भी मैंने वर्कआउट किया। जी। तो मेरा पहला प्रोजेक्ट जो बस के लिए था वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस देने वाला था, क्योंकि अब मुझे एक बस को अगर स्टाइल करना है तो पूरा मुझे क्रिएटिविटी के साथ में करना है। तो हमारे यहाँ इंडिया में बस एक्चुअल में बहुत सिंपल होती हैं और बहुत ज़्यादा आपको ज़्यादा कुछ इसमें देखने को नहीं मिलता है। वेराज एज अ डिज़ाइनर मेरा ये काम था कि बस को कितना एक्साइटिंग बनाया जाए, कितना बेस्ट उसका स्टाइलिंग किया जाए कि कस्टमर उसके अंदर सफ़र करने में भी उसको अच्छा लगे, चाहे अंदर से उसका स्टाइलिंग अच्छा हो, बाहर से उसका आउटलुक अच्छा होना चाहिए। तो जी, मेरी जर्नी इस तरीके से बस इंडस्ट्री से स्टार्ट हुई है। ओके, तो सर आपने कहाँ कहाँ पर और काम किया है? जी, सबसे पहले मेरी इंटर्नशिप जैसे मैंने आपको बताया कि एक डिज़ाइन स्टूडियो में स्टार्ट हुआ। जी। डिज़ाइन स्टूडियो के अंदर हमारे को मल्टीपल कंपनीज़ के डिज़ाइंस करने के लिए मौका मिलता है। तो इसी तहत मेरे काफ़ी अच्छी इंडस्ट्रीज़ के लिए मैंने काम किया जो इंडिया के अंदर मेजर कंपनीज़ हैं। तो इस तरीके से हम लोग उनकी रिक्वायरमेंट समझते गए कि अब जो आने वाला समय है, यानी आज से आने वाले 5 साल हो गया या 2 साल से लेके 10 साल तक जितना भी है, हमें क्या डिज़ाइन चाहिए है। तो कंपनीज़ हमारे साथ में कोलैबोरेट करती हैं एंड देन हमें उनको डिज़ाइंस देने पड़ती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए लाइक डिज़ाइंस को हमको परफॉर्म करना पड़ता है। जी, और इसमें पूरी टीम के साथ में होता है, हमारी इंजीनियरिंग टीम भी इन्वॉल्व रहती है। और एज अ डिज़ाइनर मुझे सिर्फ ये फोकस करना रहता है कि उसका आउटलुक कैसा रहेगा, ताकि आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे तो काफ़ी चॉइसेस हो गई हैं गाड़ियों के अंदर भी। जैसे आपकी प्रोडक्ट्स के अंदर काफ़ी आपकी चॉइसेस होती हैं, सेल फोन्स हो गए तो आप एक सेल फोन पे नहीं जाते हैं। वैसे हमारे व्हीकल इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि देयर आर लॉट ऑफ चॉइसेस। अब कस्टमर को क्या अपील करता है और कस्टमर की आगे चल के उस रिक्वायरमेंट को कितना अच्छा बनाया जाए। जी, तो पूरा प्रोसेस हमें उसको पूरा गुजरना पड़ता है उस प्रोसेस से कम्प्लीटली। तो अभी इसमें आने वाली ऑटोमोबाइल्स में जी, अब जैसे कि अब आप सब जने जानते हैं कि हमारी इंडियन इंडस्ट्री ने मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं कि एवरीथिंग शुड बी इलेक्ट्रीफाइड। आपकी सारी व्हीकल्स आपकी इलेक्ट्रीफाइड होने वाली हैं। दैट मीन्स आपको पोल्यूशन फ्री सॉल्यूशन के लिए अब न्यू व्हीकल्स की डिमांड है। सो एज अ डिज़ाइनर ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका था कि जिस समय मैं इंडस्ट्री में काम जब स्टार्ट किया तब इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए पहले से ही प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी थी। आज से आने वाले 10 ईयर्स तक इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए हम लोग को किस तरीके की डिज़ाइंस निकालनी है। तो यस, मैंने बस इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा, जैसे कि मैंने आपको बताया, बस इंडस्ट्री में मेरा ऑलरेडी इन्वॉल्वमेंट अच्छा खासा रहा एंड मैंने बस इंडस्ट्री में कम से कम 4 मॉडल्स मैंने इलेक्ट्रिक बसेस की खुद से जो अपनी माइंडसेट से डिज़ाइन करके और सारे टीम ऑफ इंजीनियर्स के साथ में मिलकर हम लोगों ने इस पूरे प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया। ओके, तो सर जैसे आप बात कर रहे हैं ऑटोनोमस व्हीकल्स के आने की, जी, तो सर आपको लगता है कि वो सेफ है कंपेयर टू अ ड्राइवर? यस, एग्जैक्टली, ऑटोनोमस इज़ द फ्यूचर बेसिकली। जी, क्योंकि आप जैसे कि देख सकते हैं कि बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स तक ऑटोनोमस हैं। बेसिकली उनको सिर्फ कंट्रोल करने के लिए पायलट्स हैं
एंड पायलट्स आगे चल के ये भी हो रहा है कि फ़्लाइट्स भी ऑटोनोमस होने वाली हैं। उसका कारण ये है कि हमारा टेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन हुआ है। जी। अब जैसे कि आपने देखा कि पेट्रोल बस, डीजल बस एंड देन इलेक्ट्रिक बस, जी। तो ये एक इनोवेशन का एक स्टेप बाय स्टेप ये एक जनरेशंस होती गई हैं। सो यस, द नेक्स्ट जनरेशन इज़ ऑटोनॉमस डेफिनेटली। आज से आने वाले 10 ईयर्स के बाद में ऑटोनॉमस इज़ डेफिनेटली एंड मस्ट हो जाएगा। इसलिए होगा क्योंकि ह्यूमन बेसिकली वांट टू हैव लॉट ऑफ उनको मतलब हम अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें हैज़ल फ्री सॉल्यूशन चाहिए। अगर हमें डेडिकेटेड पाथ में जैसे बीआरटी कॉरिडोर्स हमारे सिटीज़ में बनने लग गए हैं, सो स्मार्ट सिटीज़ का एक नया कंसेप्ट जो हम वर्कआउट करना चाह रहे हैं वो ये है कि हम उसको ऑटोनॉमस कम्प्लीटली बनाएं ताकि कम से कम एक्सीडेंट्स हों और जल्दी से टाइम इफ़ेक्टिवली ट्रांसपोर्टेशन होना ज़रूरी है। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा आरामदायक भी हो जाती है क्योंकि जब ह्यूमन एरर्स को जब हम हटा देते हैं और हम टेक्नोलॉजी पे जब हम आ जाते हैं, और जो कि सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली पूरा रिसर्च होने के बाद उस टेक्नोलॉजी को इंड्यूस किया जाता है। तो ये नेशनल लेवल पे सर्टिफाइड है? यस, इसके लिए काफ़ी कंपनीज़ हैं, इनोवेशंस हो रहे हैं, अभी भी स्टिल इनोवेशंस हो रहे हैं फॉर इंडियन मार्केट। अब जैसे कि आप समझते हैं कि टेस्ला इज़ वन ऑफ द एग्जांपल जहाँ पे आप एक ऑटोनॉमस कार के रूप में आप उसको देख सकते हैं। हाँ। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन किया है। आज से मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम पहले से उन्होंने स्टार्ट कर चुके थे। आज उन लोगों ने इतना अचीव कर लिया कि आज उन्होंने अपना प्रोडक्ट पूरा कमर्शलाइज कर चुके हैं। वैसे हम एज अ डिज़ाइनर मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम रीडिफाइन करें। जैसे हमारे बीआरटी कॉरिडोर्स हो गए तो हम बीआरटी कॉरिडोर्स के अंदर भी हम ऑटोनॉमस शटल बस की हम रेंज बनाना चाहेंगे, लेकिन उसके अंदर और इनोवेशन ये होता है कि उसको किस तरीके से कंफर्ट दिया जाए, पैसेंजर को ज़्यादा कंफर्ट मिले और टाइमली ट्रैवल अच्छा मिले एंड ज़्यादा सेफ रहे। तो ये हमारा पूरा प्रोग्रामिंग जो है वैसा होना ज़रूरी है, तब जाके ऑटोनॉमस बहुत सक्सेसफुल वैसे ऑलरेडी है बाहर, तो हम इंडिया में भी उसकी कोशिश डेफिनेटली करना चाहेंगे। सर जैसा कि सर आपने बात करी कि एयरक्राफ्ट्स वगैरह की, तो वहाँ तक बात ठीक है ऑटोनॉमस होने की, पर जब इंडिया और इवन अगर हम इंदौर की बात करते हैं तो सर इंदौर में जैसे जितना हार्श ड्राइविंग देखने को मिलता है, तो अगर हम पब्लिक सेक्टर को छोड़कर अगर प्राइवेट सेक्टर में आते हैं तो क्या ऑटोनॉमस व्हीकल अच्छे सही है, मतलब क्योंकि एक्सीडेंट्स होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे उसमें? जी, सो बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी जैसे कि मैंने आपको बताया काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन हो चुका है जी। एंड हमारे इस इनोवेशन को हम उस लेवल तक लेके ज़रूर आ सकते हैं कि जहाँ पे कंजस्टेड सिटीज़ होती हैं, कॉम्प्लेक्स ड्राइविंग एरियाज़ होती हैं, तो हम उनको पहले तो सबसे पहले रीडिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमारे अगर रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अगर हम अच्छा करते हुए चलें तो ऑटोनॉमस व्हीकल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। और वेयर एज अवेयरनेस की रही बात, तो ऑब्वियसली अवेयरनेस एक लेवल पे आ जाती है जैसे जैसे टाइम बदलते जाता है। अब अगर हमने इंदौर को हम इसलिए टारगेट करना चाह रहे हैं और मेरा मिशन इसलिए है क्योंकि इंदौर ऑलरेडी एक बहुत ज़्यादा संघर्ष के बाद उसको इतना उपलब्धि प्राप्त हुई है। फोर्थ टाइम ये एक रिकॉर्ड बना है हमारे इंदौर का स्वच्छता में, और हमारे जैसे इनोवेटर्स एंड डिज़ाइनर्स के लिए बहुत प्राथमिकता रहती है कि हम इस शहर को जितना बेस्ट हो सके हम उतना बेस्ट बना सकें। एज ए डिज़ाइनर और एज ए साइंटिस्ट हर कोई चाहेगा कि हम पहले हमारे शहर को भी हम रीडिफाइन करें ताकि ये शहर एक पूरे नेशनल लेवल पे नहीं, एक पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इसकी चर्चा होनी चाहिए। जी। तो मेरा प्रयास ये है कि मैं इस शहर के अंदर एक ऑटोनॉमस कॉन्सेप्ट के साथ में लेके आना चाहूँगा। सो मोटिव डिज़ाइन जो मेरी कंपनी है, हम लोग बेसिकली प्रयास पूरा हम करेंगे कि हम एक इस शहर का एक नए तरीके से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हम लेकर आ सकें। जी, तो सर पहला आपका प्लान क्या है? आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से? जी बिल्कुल, मेरा सबसे पहला प्रयास है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रीडिफाइन करना, क्योंकि अभी आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पब्लिक को टाइमली ट्रैवल चाहिए, दूसरा पब्लिक को काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी जो बैकबोन इंडस्ट्रीज़ जो यहाँ पे सेटल्ड अप होना चाहती हैं उनके लिए सुविधाएं जब तक हम नहीं कर पाएंगे तब तक हमारी इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर इनमें डेवलपमेंट स्लो रहेगा। उनको फास्ट मूवमेंट लाने के लिए ये चीज़ हमें टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए चलना पड़ेगा। जी। तो
सर जैसा आपका जब कोई व्हीकल लॉन्च होता है तो उसकी टेस्टिंग के लिए अभी आपने मतलब कुछ एरियाज़ डिसाइड करे हैं? अगर हम इंदौर की बात करते हैं तो इंदौर में वो किन एरियाज़ पे, पर्टिकुलर एरिया पे आप उसको टेस्ट करोगे? आप उसको पब्लिकली टेस्ट करोगे या फिर नॉन पब्लिक एरिया में टेस्ट करोगे? सबसे पहले तो गाड़ियों का ऐसा रहता है कि पहले नॉन पब्लिक एरियाज़ में टेस्ट करके हम ये देखते हैं कि क्या उसके पैरामीटर्स, क्या उसकी प्रोग्रामिंग सही है और हमारी जो डिज़ाइंस बेसिकली रहती हैं उनमें कोई फ्लॉ तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये एक टेस्टिंग पीरियड रहता है जो दोनों कंडीशंस के लिए अप्लाइड रहता है फॉर जैसे डेडिकेटेड एरियाज़ जहाँ पे पब्लिक नहीं होती है और वहाँ पे जहाँ पे पब्लिक होती है। लेकिन पब्लिक के अंदर जब एरिया में जब टेस्टिंग होती है तो बहुत प्रिकॉशंस के साथ में होती है और अभी तक तो हालांकि हम लोग जब लेकर आएंगे तब उस चीज़ को अलग प्रोग्राम करके टेस्टिंग की जाएगी जहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस बेहद कम होते हैं। तो काफ़ी अच्छी इनोवेटेड कंपनीज़ हैं हमारे इंडिया के अंदर जो इस चीज़ के ऊपर ऑलरेडी रिसर्च कर रही हैं और हमारा उनके साथ में कोलैबोरेशन करने का पूरा प्रयास रहेगा कि हम ऐसी कंपनीज़ के साथ में कोलैबोरेट करके कंप्लीट प्रोडक्ट को एक ऐसा लॉन्च करें जिसमें एक पूरा सॉल्यूशन स्मार्ट सिटी के अकॉर्डिंग मिल सके। तो मेरा बिल्कुल प्रयास रहेगा कि मेरी डिज़ाइंस के साथ में टेक्नोलॉजी को मिला के एक एग्जांपल हम सेट करना चाहते हैं इंदौर के लिए। जी, तो सर इंदौर के लिए आपका विजन क्या है आने वाले 5 सालों के लिए, 5 साल 10 साल? जी, मेरा विज़न इंदौर के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये है कि मैं अपनी इस सिटी को स्मार्ट सिटी के तहत जो मैं जब देखता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि इस सिटी का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका एग्जांपल मैं इंटरनेशनल लेवल पे सेट करना चाहता हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री के अंदर उसको पूरा लेते हुए मैं इसके अंदर बहुत अलग तरीके से इस चीज़ को लेके आकर जो हमारा डिज़ाइन प्रोसेस होता है उसको हम अच्छे से जब हम नर्चर करते हैं तो हम उस प्रोसेस के तहत से जब रिज़ल्ट आता है तो मेरा कॉन्फिडेंस ये है कि हम उस लेवल तक पहुंच के बहुत अच्छा कुछ परफॉर्म करके हम दिखा सकते हैं। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि आने वाले 5 से 10 साल में इंदौर ऑटोनॉमस में भी अगर हुआ तो ये एक सेटबैक एग्जांपल रहेगा और काफ़ी कंपनीज प्रयास कर भी रही हैं और मेरा भी यही प्रयास रहेगा कि मेरे एंड से जो व्हीकल की डिज़ाइंस होती हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो मैं बनाना चाह रहा हूँ डिज़ाइंस को टेक्नोलॉजी को मिल के वो अच्छे एक लेवल पे आके रिप्रेजेंट हो सके और लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सके। तो आप मतलब जो अपने लिए डिज़ाइंस बना रहे हैं ऑटोनॉमस, तो आप वो किस कंपनी के साथ टाई अप करना चाहेंगे? जी, अभी तो ये श्योर नहीं है बट मेरा प्रयास ये है कि जो मेरी अपनी डिज़ाइन वर्किंग है अपनी खुद की, मैं उनको डिज़ाइंस को हम कोलैबोरेट करना चाहेंगे आगे चल के, जो कंपनीज जो इंटरेस्टेड है इंदौर मार्केट के अंदर। तो मेरा पूरा प्रयास ये रहेगा कि हम ऐसी इनोवेटेड कंपनीज़ के साथ में मिलकर और एक प्रयास कर सकें और हम एक अच्छा बेस्ट प्रोडक्ट लॉन्च कर सकें, चाहे हम बस की बात करें, चाहे हम प्राइवेट व्हीकल्स की बात करें या हम राइड शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स की बात करें। तो हम ये भी चाहेंगे कि राइड शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स को ज़्यादा भी प्राथमिकता मिले जो कि आपके पर्सनल मोबिलिटी के अंदर भी आ जाता है कुछ हद तक। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो आप समझ ही सकते हैं कि हमें बहुत अच्छा डेवलपमेंट की ज़रूरत है और स्कोप भी काफ़ी अच्छा है। जी। तो सर आपके इस वर्क के लिए क्या कुछ फंडिंग वगैरह का क्या प्रोसीजर रहता है या फिर कैसे क्या होता है इसका वर्किंग? जी, इसमें ऐसा है लाइक फंडिंग का जहाँ तक सवाल है तो हमारा प्रयास ये रहता है कि हमें जो हम कंपनीज़ के साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं उसमें हमें जब फंडिंग अप्रूवल का प्रोसेस जो रहता है वो हमें सबसे ज़्यादा वहाँ पे प्रयास करना पड़ता है कि क्या हमारा प्रोजेक्ट उस प्रोजेक्ट जो हम प्रयास करना चाह रहे हैं क्या वो इतना सही है कि हमें उसकी फंडिंग मिल सके। हो सकता है हम किसी सरकार से भी फंडिंग ले सकें, हो सके हमें प्राइवेट वेंचर्स के थ्रू हम फंडिंग ले सकें। तो हमारा प्रयास ये है कि जितना अच्छा कोई हमें सपोर्ट कर सके इन केस ऑफ फंडिंग, ताकि हमारी प्रोसेस को जल्दी से डिफ़ाइन करते हुए हम इस लेवल तक पहुँच जाएँ। तो जी, हमारा प्रयास ये है कि हमें फंडिंग के लिए हम बिल्कुल प्रयासरत हैं, मतलब हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमें फंडिंग अच्छी वेंचर कैपिटलिस्ट कोई कंपनीज होती हैं वो हमें अंडरस्टैंड करके हमारा आइडिया को प्रोसेस करके हमें मिल सके ताकि हम बना सकें पूरा कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन। सर, तो अभी आपका कोई करंट वर्क चल रहा है या फिर आप आगे के लिए कोई फ्यूचर के लिए उसको अभी प्लान आउट करके कुछ? जी, मेरा हमेशा एक कोशिश यही रहता है कि मैं आने वाले 5 से 10 साल के अंदर मैं क्या बेस्ट डिज़ाइंस लेके आ सकूं।
तो जब भी मुझे कभी भी फ्री टाइम भी रहता है तो मैं हमेशा अपना एक पेन पेंसिल जो कि एज ए डिज़ाइनर उसको चाहिए ही रहता है कि क्योंकि जो भी आइडियाज़ हमें आते हैं तो वो तो मेरा चल ही रहा है जी। अब आगे चल के जब हम इनोवेटर्स या किसी इन्वेस्टर्स के साथ में जब हम बात करते हैं तो हम डेफिनेटली उनके साथ में पूरा हम प्रोसेस समझाते हैं कि सर ये मेरा माइंडसेट है, और हमें काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेस मिलते ज़रूर हैं, ये भी मैंने प्रयास किया हुआ है जी। और मुझे बहुत उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम एक मेरी जो डिज़ाइंस जो हैं वो इंदौर सिटी स्मार्ट सिटी के तहत में मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकूँगा जी। तो नीरज जी, अभी आपका जो करंट वर्क चल रहा है, आपका करंट जो प्रोजेक्ट है, आप उसके बारे में कुछ बताएंगे हमें? जी मैं ये बताना चाहूँगा कि करंट प्रोजेक्ट्स तो मेरे काफ़ी चलते हैं, लाइक कॉन्फिडेंशियल रहते हैं कुछ, और मेरा जो अपना प्रयास ये चल रहा है कि किस तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रीडिफाइन करते हुए चलें एंड पब्लिक प्लस पर्सनल ट्रांसपोर्ट दोनों के लिए। इंदौर एक ऐसी जगह है, एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हम इन दोनों सेगमेंट्स को कवर अप कर सकते हैं बहुत अच्छे वे में। एज ए डिज़ाइनर मैं ये सोचता हूँ कि हमारे इन दोनों सेगमेंट्स के लिए जो प्रयास चल रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल के चल रहे हैं, और आने वाले कुछ टाइम के अंदर मेरी अपनी कोशिश ये है कि मैं हमारा जो प्रोटोटाइप है वो बिल्टअप होके बिल्कुल उसके लिए टेस्टिंग के साथ में कंप्लीट अप्रूव्ड होके हम इसको लॉन्च करना चाहेंगे जी। तो सर आपकी कुछ रिसर्चेस के बारे में तो सर आपके कुछ रिसर्चेस के बारे में आप मुझे बताना चाहेंगे कि मतलब आपने कहाँ कहाँ पे कुछ जो भी रिसर्च करा है, जिस कुछ भी आपकी डिज़ाइंस वगैरह हो गई या आपके कुछ प्रोजेक्ट्स हो गए जहाँ पे आपने उनके बारे में कुछ रिसर्च करा है, तो कैसा क्या है? जी रिसर्च जो मेरा रहता है वो एक जो प्रॉब्लम्स होती हैं पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली हम सारी चीज़ों को पहले ये देखते हैं कि कहाँ पे कमी है, कहाँ पे हम उसको अच्छा कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तो मेरा अभी रिसर्च जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि जहाँ पे हमारे ट्रैफिक के लिए कंजेशन बहुत है और हमें जो न्यू अगर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस है, सो इस न्यू इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए जो मेरा कॉन्सेप्ट जो मेरा चल रहा है वो एक अलग लेवल से ये चल रहा है कि कोई भी पर्सन है जो शहर में आना जाना का रहता है तो उसके लिए एक अलग एक व्हीकल को भी मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, ताकि इस शहर के अंदर ये एग्जांपल सेट हो सके कि पर्टिकुलरली एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए जो अलग से गाड़ी जो डिज़ाइन की गई है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट दे सके हमारे पर्टिकुलरली स्मार्ट सिटीज़ प्रोजेक्ट के अंतर्गत में। तो एक तो मेरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रिसर्च चल रहा है, दूसरा हमारा पर्सनल मोबिलिटी के लिए भी मेरा काफ़ी अच्छा रिसर्च चल रहा है कि मैं किस तरीके से एक अच्छी बेहतर डिज़ाइन के साथ में गाड़ियों को डिज़ाइन करके लॉन्च कर सकें। जी, तो मतलब आप ओवरऑल हमारे इंदौर को डेवलप करने के लिए जो ये प्रयास कर रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है जी। तो सर आपको क्या लगता है कि मतलब इंदौर को फुल्ली डेवलप होने में अब कितना क्या टाइम रह गया है? अगर ये सारी चीज़ें जितना आपने बताया कि आपने जो सोच रखा है आपके विजन के अकॉर्डिंग, तो आपको लगता है इंदौर 5 to 10 ईयर्स में काफ़ी आगे जा चुका होगा? बिल्कुल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि हमारा इंदौर कोई इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे नहीं है जी। यहाँ पे जहाँ तक मुझे बहुत अच्छी जानकारी है कि इंदौर के अंदर बहुत प्रयास किए गए हैं इसको हाईटेक बनाने के लिए, और मैं तो चाहूँगा कि हमारे और प्रयास ये रहेंगे कि हम जितने कोलैबोरेशंस करेंगे अच्छे इनोवेशन कंपनीज़ के साथ में या इनोवेटर्स के साथ में, और इसमें बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि इंदौर 5 to 10 ईयर्स के अंदर बहुत हाईटेक तरीके से भी आगे उभर सकता है और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल पूरी इंडिया के अंदर सेट हो सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी हमारे इस शो में आने के लिए, वोकल फॉर लोकल में। थैंक यू। बस आपने जितना भी हमें बताया अगर उस अकॉर्डिंग चला तो हमारा जो शहर है वो काफ़ी जल्दी विकास करेगा। जी बिल्कुल, हमारा पूरा प्रयास रहेगा। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।